Bismillahirrahmanirrahim. Web-based exam system is the title of my application. I am student of Virtual University of Pakistan. Something about myself: Muhammad Umar Hayat from Lahore, and my group ID is this, and my supervisor name is Maham Murtaza Saiba. Something about my project: web-based exam system is a dynamic and responsive web application which facilitates three types of user, that is admin, teachers and students. ये एप्लीकेशन जो है ये एक वेब एप्लीकेशन है जो कि तीन किस्म के जो यूज़र्स हैं उनको फैसिलिटेट करेगी. एडमिन हमारी एप्लीकेशन को जो है वो कंट्रोल करेगा और मैनेज करेगा और रिपोर्ट्स जनरेट करेगा, जबकि टीचर जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अगेंस्ट जो है वो एग्ज़ाम पेपर जो है वो तैयार करेंगे और उसमें जो है वो MCQs भी ऐड कर सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं और जो है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं. इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन में ये भी है कि हम MCQs जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 2 से लेके 5 तक आप MCQs को कम ज़्यादा कर सकते हैं. ठीक है, और इसके मुताबिक जो है वो स्टूडेंट जो है वो इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए क्या कहते हैं एग्ज़ाम देगा. सबसे पहले एक सब्जेक्ट में इनरोल होगा, इस सब्जेक्ट में इनरोल होने के बाद एग्ज़ाम देगा. एग्ज़ाम देने के बाद टीचर जो हैं वो उनके एग्ज़ाम को मार्क करेंगे और उसके बाद जो है वो स्टूडेंट अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए. वीडियो प्रोसेस मॉडल इज़ असाइंड बाय आवर यूनिवर्सिटी. ये हमें यूनिवर्सिटी ने कहा था कि आपने ये वीडियो प्रोसेस मॉडल इस्तेमाल करना है, जो कि कम्बिनेशन है वाटरफॉल मॉडल का और स्पाइरल मॉडल का. वाटरफॉल मॉडल जो है वो एक डॉक्यूमेंट ड्रिवन अप्रोच है और उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम होता है और उसमें एक काम की डिफरेंट स्टेजेस बनाई होती हैं. एक एप्लीकेशन को करने की डिफरेंट स्टेजेस बनाई हुई हैं, जैसे ये रिक्वायरमेंट की स्टेज है, उसके बाद एनालिसिस है, स्पेसिफिकेशन है, वर्क प्लान को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेके आ रहे हैं. ये क्या चीज़ें हैं, ये हमारी स्पाइरल मॉडल है. स्पाइरल मॉडल दरअसल जो है हमारे प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और हम जो है ना इसमें से बेहतर एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकें. ठीक है, इसका वाटरफॉल मॉडल का एक अहम फेज़ जो नीचे सबसे एंड में एक्सेप्टेंस वाला फेज़ है. यूज़र के पास एप्लीकेशन इस फेज़ में एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना. ठीक है, इस प्रोसेस का फ़ायदा क्या है कि ये प्रोसेस जो है वो डॉक्यूमेंट ड्रिवन है और इसमें जो गलती के चांसेस हैं वो कम है और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या यंग हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, जो आई समझते हैं, स्लो लर्नर्स हैं जैसे बिगिनर्स हैं, वो ऐसा सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है. लेकिन प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो इसका नुकसान है कि इसमें सबसे एंड में जो है वो आपका डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन तैयार होने के बाद अपने जो है वो स्टेक होल्डर के पास जाते हैं सबसे एंड में एक्सेप्टेंस फेज में, और उसके बाद वो जो है आपका जो यूज़र है वो इसको देख के बताता है, डिसाइड करता है कि ये मैं एक्सेप्ट करूँगा या रिजेक्ट करूँगा. यहाँ पर हमारे जो सुपरवाइज़र साहब हैं वो इसको देखेंगे और वो यहाँ पर एक्सेप्टेंस वाले फेज में डिसाइड करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सही बनी है या गलत बनी है. सबसे एंड में पहुँचता है और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. जी, यूज़ केस डायग्राम जो है वो हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए यूज़र्स क्या काम करते हैं. ठीक है, ये जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, बॉक्स नज़र आ रहा है, ये हमारी एप्लीकेशन बाउंड्री है. यूज़र जो है ये हमारे पास 3 किस्म के हैं: एडमिन, टीचर और जो है वो स्टूडेंट. ठीक है, एडमिन हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए लॉगिन कर सकता है और इस तरह के काम कर सकता है.
सब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकता है, टीचर को मैनेज कर सकता है। सब्जेक्ट के अंदर जो है वो इंक्लूड है, आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एडमिन जो है वो टीचर्स को भी मैनेज कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं तमाम टीचर्स की लिस्ट को, उनको प्रिंट करवा सकते हैं। उसके मुताबिक सब्जेक्ट असाइन जो है वो भी टीचर को यही करेंगे एडमिन। ठीक है, और उसके बाद लॉग आउट करेंगे। टीचर हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं और लॉग आउट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस बुक जो है वो मैनेज कर सकते हैं। क्वेश्चन बुक यानी कि वो क्वेश्चंस जो है वो क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, उनका प्रिंट भी ले सकते हैं। इसके अलावा वो जो है पेपर का क्राइटेरिया जो है वो टीचर बनाएंगे खुद कि ये कौन सा पेपर है, उसमें कितने क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज टाइप और कितने 2 नंबर के, 3 नंबर के या 5 नंबर के सवाल होंगे। उसके बाद पेपर को मार्क कर सकते हैं, रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं और रिजल्ट को जनरेट करके प्रिंट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट है वो हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करके साइन अप करेगा, प्रोफाइल विजिट करेगा, एडिट प्रोफाइल कर सकता है, सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकता है, उसके बाद जो है और उसको प्रिंट करवा सकता है। बिजनेस रूल्स कैटलॉग दरअसल हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पहले मैंने डिस्कस की हैं कि हमारे यूज़र जो हैं वो 3 किस्म के और वो क्या क्या काम करेंगे। अब हम उधर से इसको देख सकते हैं। जी, आर्किटेक्चर डायग्राम जो है ये बताती है कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर कितने कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो मैंने 3 लेयर आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो है वो मिनिमम स्टैंडर्ड है कि आपने 3 लेयर आर्किटेक्चर इस्तेमाल करना है अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बनानी है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन है जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी, हमारी एप्लीकेशन का नाम है वेब बेस्ड एग्ज़ाम सिस्टम और ये मैंने एग्ज़ाम के अंदर बनाई है और इसके अंदर 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर है, यूज़र इस एप्लीकेशन लेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, ये हमने HTML और CSS में बनाई है। जबकि दूसरी लेयर जो है वो बिजनेस लेयर है। बिजनेस लेयर में जो है वो हम लोग PHP इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सर्वर साइड लैंग्वेज है। तमाम डिसीजंस जो हैं वो इस लेयर के अंदर हम करते हैं। और उसके बाद जो है वो हमारी डाटा लेयर है। डाटा लेयर के अंदर जो है वो हमारी डाटाबेस है, यानी कि डाटाबेस के अंदर सारे टेबल्स हैं। डाटा लेयर से मुराद मेरी डाटाबेस है और इसके अंदर जो है वो तमाम टेबल्स हमारे हैं और ये टेबल्स के आपस में रिलेशनशिप हैं, 1 to many का और प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से ये जो है ये हमारी रिलेशनल डाटाबेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट शेड्यूल है कि SRS हमारा इतने दिनों का है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट इतने का, टेस्ट पेज इतने का, फाइनल डिलीवरेबल इतने दिनों का है। टोटल जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो 135 डेज का है। सीक्वेंस डायग्राम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम इन आर एप्लीकेशन। ये हमें ये बताती है कि कोई भी एक एक्टिविटी है या एक यूज़ केस है वो किस तरह से टाइम के लिहाज से काम करेगा और उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्शन करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। पहला यूज़र है, यूज़र टाइप है जिसकी एडमिन, ये एडमिन है। और दूसरा जो है ये यूज़र GUI है, एडमिन पैनल। ये जो हमारे वेब पेज है ना, ये वो है वेब पेज एडमिन पैनल है। ठीक है, और तीसरा ऑब्जेक्ट है MyDB, MySQL का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये हमारी डेटाबेस है। अब ये जो डॉटेड लाइन में आपको नज़र आ रही है, ये डॉटेड लाइन में टाइम लाइन है। टाइम लाइन से मुराद ये है कि अब ये हमारा टाइम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ये टाइम उसका स्टार्ट हो गया। ये जो बार आपको नज़र आ रही है ये हमारी एक्टिव बार है
और यहाँ प्रोसेस बार है, ये बताती है कि अब ये वाला जो है एडमिन पहले ये एक्टिव होने के बाद उसने क्या किया, GUI ओपन की, GUI यानी कि हमारा वेब पेज ओपन किया, उसके बाद टॉपिक को सिलेक्ट किया, ऐड उसमें से क्वेश्चंस ऐड किए, ऑप्शंस ऐड किए और करेक्ट ऑप्शन को ऐड किया, उसके बाद सबमिट कर दिया। जब ये सबमिट कर दिया तो ये डेटाबेस में गया और डेटाबेस में सेव होने के बाद रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, इसी तरह से जब ये एडमिन ओपन हुआ, उसने ओपन GUI किया तो डेटाबेस से तमाम जो टॉपिक्स हैं यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उसका डाटा जो है वो फैच होगा, फैच होने के बाद उसे रिस्पॉन्स होगा, उसमें से वो जो है एडमिन जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इसमें हम क्या करें, इसमें हम कोई क्वेश्चंस को एडिट यानी अपडेट करें। ठीक है, अपडेट में जो है वो जो यूज़र क्या करें, एडमिन क्या करें कि एडमिन जो है वो टॉपिक ऐड किया हुआ है उसको व्यू करें, व्यू करने के बाद गेट डिटेल्स देख रहे हैं, गेट डिटेल्स में टॉपिक वाइज डिटेल उसने देखी है वो शो हो गई, फिर उस डिटेल को एडिट किया, एडिट करने के बाद अपडेट के बटन पर क्लिक किया, जैसे अपडेट के बटन पर क्लिक किया डेटाबेस में डाटा अपडेट हुआ, रिस्पॉन्स आया और वो यूज़र अपडेटेड आपने बताया। ठीक है, जब आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये इन द फॉर्म होता है मैसेज। ये देखिए, एक ऑब्जेक्ट से आप दूसरे ऑब्जेक्ट को मैसेज भेजने हैं, इसलिए हमने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया और जब उसका रिस्पॉन्स आया तो रिस्पॉन्स आपका डॉटेड लाइन में होता है। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन में है ये रिस्पॉन्स है, जबकि ये जो वर्टिकल डॉटेड लाइन में ये हमारी टाइम लाइन है। जी, ये लॉजिकल मॉडल है या क्लास डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग CS 304 के रेफरेंस से मैं बात करूँगा कि डिफरेंट क्लासेस हों या ऑब्जेक्ट्स हों वो आपस में रिलेट करते हैं तो वो हमारी एसोसिएशन कहलाती है। एसोसिएशन जो है वो दो तरह से होती है, एक क्लास एसोसिएशन होती है और दूसरी जो है वो ऑब्जेक्ट एसोसिएशन होती है। ठीक है, क्लास एसोसिएशन इज ओनली इम्प्लीमेंटेड इन टर्म ऑफ इनहेरिटेंस। क्लास एसोसिएशन सिर्फ इनहेरिटेंस की सूरत में होगी, उसके अलावा सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ऑब्जेक्ट, इसको किताब का रेफरेंस दिया, आप इस बुक से भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं मेरी जो बात है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे ये देखें इनहेरिटेंस, ये हमारी क्लास है पेरेंट क्लास यूज़र की और ये स्टूडेंट है और ये इससे इनहेरिट हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट और यूज़र और स्टूडेंट और टीचर के दरम्यान में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है। ठीक है, जबकि ये हमारे स्टूडेंट एग्ज़ाम है, इसके अंदर ये फील्ड डायमंड है। फील्ड डायमंड का मतलब होता है ठीक है, कंपोजिशन का मतलब है उसका पार्ट हो रिलेशनशिप, यानी कि उसके अंदर वो पार्ट है और वो उसके बाहर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर इससे क्या मुराद है, ये असल में ऑब्जेक्ट एसोसिएशन की किस्म है। ऑब्जेक्ट एसोसिएशन में तीन किस्में हैं। पहली है सिंपल एसोसिएशन, फिर है कंपोजिशन। सिंपल एसोसिएशन में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहा होता है, जबकि एग्रीगेशन में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सर्विसेज को इस्तेमाल कर और वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, वो उसके बाहर एग्जिस्ट करता है और उससे अगर वो जो है वो ना भी यूज हो तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा जो है वो कंपोजिशन का रिलेशनशिप है। ये मैंने क्यों बनाया इसके बारे में बात करते हैं। एग्जांपल देता हूँ मैं आसानी के लिए। ये देखो, ये स्टूडेंट है हमारा, ठीक है, स्टूडेंट की क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट यूज किया है यहाँ पर स्टूडेंट आईडी। अब ये जो स्टूडेंट आईडी है प्राइवेट पार्ट है इस स्टूडेंट एग्जाम का, ठीक है। इस स्टूडेंट आईडी को, प्राइवेट पार्ट को मैं कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट पार्ट है। इसका मतलब ये है कि ये इस क्लास का इंटरनल पार्ट बन गया, यानी कि होल पार्ट रिलेशनशिप है, इसलिए मैंने यहाँ पर कंपोजिशन इस्तेमाल की है, ठीक है। मुख्तलिफ जगहों पे से मुख्तलिफ तरीक़ों से ये मैंने सबसे आसान तरीका और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। डिफरेंट किताबों में डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने बताया आपको ये बिल्कुल
सही है, इसके लिए सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखें, ये टीचर आईडी है, सब्जेक्ट आईडी है, ये यहाँ पर जो है ये एग्रीगेशन नहीं है, ये कंपोजिशन का रिलेशनशिप है, क्योंकि ये लाजमी पार्ट है इसके, ठीक है। इसलिए जो है ये हमारा कंपोजिट रिलेशनशिप बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने कंपोजिशन रिलेशनशिप इस्तेमाल किए हैं। ये हमारी डिफरेंट एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आ गई। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में क्या होता है, सबसे पहले आपने देखना है कि कंपोनेंट कौन कौन से हैं इनके और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। ये जो आपको रेक्टेंगल में नज़र आ रहे हैं, ये टीचर है, यूज़र है, स्टूडेंट है, ये आपके जो हैं ये हमारे डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। और अकॉर्डिंग टू योर बुक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से बगैर किसी रिलेशनशिप के इंटरेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए इन दोनों के दरमियान में हमने ये जो डायमंड सिंबल लगाया, ये हमारा दरअसल क्या है, ये हमारा रिलेशनशिप है। और इनकी कोऑर्डिनेलिटी क्या होगी, 1-to-1 रिलेशनशिप होगा। इनहेरिटेंस को डेटाबेस में शो करने के लिए या एंटिटी में शो करने के लिए 1-to-1 का रिलेशनशिप भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये यूज़र है, यूज़र क्योंकि आप प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं ना, उसमें यूज़र इज़ अ टीचर, यूज़र इज़ अ स्टूडेंट, या स्टूडेंट इज़ अ काइंड ऑफ अ यूज़र और टीचर इज़ अ काइंड ऑफ अ यूज़र, ये आपने ऊप में पढ़ा हुआ था। अगर इज़ आ या इज़ ऑफ का रिलेशनशिप हो तो वो हमारी इनहेरिटेंस होती है। यही चीज़ एंटिटी में भी होती है। और इज़ आ का रिलेशनशिप कैसे होगा, जब 1-to-1 का रिलेशनशिप होगा, याद रखो, ठीक है। इसके बाद ये जो टीचर की एंटिटी है, ये सब्जेक्ट इनरोलमेंट के साथ रिलेशनशिप कर रहा है, इनके दरम्यान में 1-to-many का रिलेशनशिप है, क्योंकि एक टीचर जो है वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में इनरोल हो सकते हैं। और ये जो आपको एलिप्स नज़र आ रहे हैं, ये हर एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है। ये जो अंडरलाइन किया गया है, ये आपका प्राइमरी की है, ठीक है। ये एक एंटिटी है और ये उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह से ये एक एंटिटी है, उसके ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। जो अंडरलाइंड है वो हमारे क्या हैं, की है, प्राइमरी एट्रीब्यूट्स आप कह रहे हैं, ठीक है, अंडरलाइन उससे किया हुआ जी। ये हमारी डेटाबेस डायग्राम आ गई। डेटाबेस डायग्राम भी वही चीज़ है जैसे हमने पहले पढ़ा। इसमें देखिएगा कि ये हमारे यूज़र्स हैं, इनके दरमियान में 1-to-1 का रिलेशनशिप है। ये जो की है, ये हमारी प्राइमरी की है, ये सिंगल को करती है, ठीक है, 1 होगा। और यहाँ पर भी ये की दोनों कीज जो है ना, यूज़र स्टूडेंट इज़ अ यूज़र, तो ये 1-to-1 का रिलेशनशिप बना रहा है। ये की इस की से डायरेक्ट मिल रही है, ठीक है, यानी कि ये यूज़र प्राइमरी की है। और यहाँ पर भी दूसरे टेबल के अंदर भी ये एज ए प्राइमरी की ही इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो लेकिन ये फॉरेन की है क्योंकि ये यहाँ से आएगी, ठीक है, इसलिए ये फॉरेन की है। लेकिन यहाँ पर भी एज ए ये प्राइमरी की इस्तेमाल हो रही है, यूनिक होगी और एक ही होगी, ठीक है ना, और लाजमी होगी, इसलिए ये 1-to-1 का रिलेशनशिप। और ये 1-to-many का रिलेशनशिप आ रहा है। ये इन्फिनिटी का सिंबल 1-to-many का रिलेशनशिप बता रहा है। एक स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट एग्जाम दे सकता है, ये 1-to-many का रिलेशनशिप है। एक यूज़र जो है वो टीचर है और टीचर जो है वो बहुत से एग्जाम्स को चेक करेंगे, तो ये 1-to-many का रिलेशनशिप है। इस तरह से ये 1-to-many के रिलेशनशिप है। इन्फिनिटी का मतलब है 1-to-many, इन्फिनिटी का मतलब है मैनी और ये इसका मतलब है 1। यूज़र इंटरफेस इज क्वाइट सिंपल, ठीक है। और उसके बाद जो है ये टूल्स जो मैंने इस्तेमाल किए, PHP, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल किया, XAMPP सर्वर यूज़ किया, MS ऑफिस यूज़ किया डॉक्यूमेंटेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये एप्लीकेशन, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। मज़ीद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को देखें और मुझे बताएं कि मैं मज़ीद किस बारे में वीडियोस बनाऊँ। शुक्रिया आपका।